चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो आज के हिसाब से थोड़ी अजीब लगेगी। अजीब? किस तरह की स्थिति? सोचिए कि घर से बाहर निकलते ही कोई पक्की सड़क नहीं है, ना ही कोई सुरक्षित रास्ता है। ओ, यानी पूरी तरह से एक अनजान जगह? बिल्कुल। उसकी जगह बस कमर तक आती हुई लंबी घास का एक विशाल मैदान है। आसपास बिल्कुल सन्नाटा है, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। क्योंकि उस घास के बीच जरूर कोई खतरनाक प्रेडेटर छिपा हो सकता है। एग्जैक्टली। वो देख नहीं रहा, पर उसकी नजर लगातार टिकी हुई है। अगर आज के समय में देखा जाए तो ये लिटरली किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है। सही कहा, किसी नाइटमेयर जैसा। पर धरती पर मानव इतिहास के शुरुआती लाखों सालों तक ये कोई नाइटमेयर नहीं था। ये हमारे पूर्वजों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। और इसी जिंदगी को समझने के लिए आज इस गहरे विश्लेषण में हम द असेंट ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम सवानास टू सिविलाइजेशन के मूल अंशों पर बात कर रहे हैं। साथ ही हमने स्मिथसोनियन और ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के ह्यूमन इवोल्यूशन आर्काइव्स को भी शामिल किया है। हाँ, और इन सबको एक साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य उस सफर को समझना है जो 70 लाख साल पहले पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से शुरू हुआ और आज की इन आधुनिक सभ्यताओं तक पहुंचा, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा सफर है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ फॉसिल्स या पुरानी हड्डियों की कहानी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये सर्वाइवल की कहानी है, डेस्परेशन और उन एक्सट्रीम हालात की कहानी है जिन्होंने दरअसल हमारी बायोलॉजी को आकार दिया। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मानव विकास का ये रास्ता पहले से तय नहीं था। मतलब कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। एग्जैक्टली। एवोल्यूशन कभी किसी मास्टर प्लान के तहत काम नहीं करता। ये तो बस लगातार आने वाले भौगोलिक बदलाव और उनके खिलाफ किए गए अनुकूलन का नतीजा है। यानी एक ब्रूटल प्रोसेस है एडेप्टेशन का। सही बात है। नेचर ने जब भी कोई नई और जानलेवा चुनौती फेंकी तो हमारे पूर्वजों को बदलना ही पड़ा। हाँ, या तो अपनी आदत और अपना शरीर बदलो या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाओ। ये कहानी एक एंडलेस सीरीज ऑफ क्लोज कॉल्स है, जिसमें हमारे अस्तित्व में बचने की संभावना हर मोड़ पर ना के बराबर थी। और इस सीरीज ऑफ क्लोज कॉल्स की पहली कड़ी जुड़ती है लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में। उस वक्त हमारे पूर्वजों पेड़ों पर एक काफी सुरक्षित जिंदगी बिता रहे थे ना? बिल्कुल। पेड़ों पर फल थे, छिपने की जगह थी, शिकारियों से बचाव था। पर तभी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मौसम बदलना शुरू होता है। हाँ, मौसम बदलता है और वो घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगते हैं और उन जंगलों की जगह ले लेते हैं खुले विशाल सवाना, यानी वही लंबी घास के मैदान जिनकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब अचानक से उनका वो पेड़ों वाला कंफर्ट जोन गायब हो गया था। उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना ही पड़ा। मैं तो इस बदलाव की तुलना किसी ऐसे इंसान से करूंगा जिसे अचानक अपना पुराना सुरक्षित घर छोड़कर किसी बिल्कुल अनजान मोहल्ले में शिफ्ट होना पड़े। हाँ, और इस नए मोहल्ले में शिफ्ट होने के दौरान ही बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलने की शुरुआत होती है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। पर यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ दो पैरों पर खड़ा होना इतनी बड़ी बात थी? लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बस एक पोस्चर का बदलाव था। देखिए, शुरुआत में ये छोटा लग सकता है, पर इसने सब कुछ बदल दिया। इंजीनियर कर दिया, क्योंकि जब वो दो पैरों पर खड़े हुए तो उनके आगे के दो हाथ चलने के बोझ से मुक्त हो गए। और उस फ्रीडम का बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आगे चलकर सच में इनकैल्कुलेबल साबित हुआ। वो कैसे? जब कोई चार पैरों पर होता है तो उसकी नजर सिर्फ घास के तनों तक सीमित रहती है। सवाना जैसी जगह पर ये लिटरली एक डेथ सेंटेंस था। क्योंकि आप शिकारी को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक वो आपके बिल्कुल करीब ना आ जाए। बिल्कुल सही। दो पैरों पर खड़े होने से पहली चीज तो एक एलिवेशन मिली, वो दूर तक देख सकते थे। लेकिन जैसा अभी कहा गया, असली गेम चेंजर हाथों का आजाद होना था। यानी हाथ अब नए कामों के लिए फ्री थे। हाँ, जब हाथ चलने के काम से फ्री हो गए तो वो चीजों को उठाने, एक्सप्लोर करने और कैरी करने के काम आने लगे। वो अपने बच्चों को पकड़कर लंबे सफर कर सकते थे। एग्जैक्टली। और दूर मिलने वाले खाने को उठाकर अपने ठिकाने तक वापस ला सकते थे। बाइपेडलिज्म ने आगे चलकर आविष्कारों की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने हमारा फोकस शिफ्ट कर दिया। एनाटॉमी से हटकर टेक्नोलॉजी पर, है ना? सही पकड़ा। और ये चेन रिएक्शन लगभग 40 लाख साल पहले की दुनिया में पूरी तरह दिखाई देती है। जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दौर था, जैसे कि वो मशहूर फॉसिल लूसी। हाँ, लूसी। उस वक्त इनके चेहरे पर बंदरों जैसे फीचर्स थे,
पर दिमाग का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम ध्यान देते हैं 25 लाख साल पहले के समय पर। जब होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, उनकी एंट्री होती है। बिल्कुल, इन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। अब एक रफ सा शार्प पत्थर देखने में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लगता, आज के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। पर उस वक्त के हिसाब से ये उस जमाने के स्मार्टफोन्स थे। ये एक रेवोल्यूशन था। ये टूल्स एक तरह से हमारी बायोलॉजी का एक्सटर्नल एक्सटेंशन थे। एक्सटर्नल एक्सटेंशन? जी हाँ। वो कैसे? देखिए, जिन कामों के लिए बाकी जानवर अपने नाखून, दांत या जबड़ों पर निर्भर थे, हमारे पूर्वजों ने उन कामों को एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यानी पत्थर में ट्रांसफर कर दिया था। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ने उन्हें एक ऐसी चीज का एक्सेस दिया जो उनकी पूरी प्रजाति को बदलने वाली थी। अच्छा, किस चीज का एक्सेस? होमो हैबिलिस शुरुआत में कोई एपेक्स प्रेडेटर्स नहीं थे। वेट, सच में? हम फूड चेन के टॉप पर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वो दरअसल स्कैवेंजर्स थे। बड़े शिकारी जैसे शेर या सेबरटूथ टाइगर्स जब अपना शिकार करके चले जाते थे तो पीछे सिर्फ मोटी मजबूत हड्डियां बचती थीं। और उन हड्डियों को तोड़ना आसान नहीं होता होगा। एग्जैक्टली। और यहाँ उन पत्थर के औजारों ने अपना कमाल दिखाया। उन टूल्स का इस्तेमाल करके वो उन मोटी हड्डियों को तोड़ सकते थे जिसके अंदर छुपा होता था बोन मैरो। ओह वाह, बोन मैरो? हाँ, मैरो असल में फैट और प्रोटीन का एक बेहद डेंस हाई कैलोरी सोर्स होता है। और यही वो फ्यूल था जिसने उस धीरे धीरे बढ़ते दिमाग को अचानक से फास्ट ट्रैक पर डाल दिया, क्योंकि दिमाग तो एक एनर्जी हॉग है ना। बिल्कुल, उसको चलने के लिए बहुत सारी कैलोरीज चाहिए। तो जब उन्हें बोन मैरो जैसा न्यूट्रिशन बॉम्ब मिला तो बॉडी के पास फाइनली वो एक्स्ट्रा एनर्जी आई जो एक बड़े और कॉम्प्लेक्स दिमाग को सपोर्ट कर सके। सही बात है। यानी सीधे शब्दों में, उन पत्थर के औजारों के बिना वो स्पेसिफिक डाइट नहीं मिलती, और उस डाइट के बिना हमारा दिमाग कभी इतना बड़ा नहीं हो पाता। एक छोटे से पत्थर ने हमारी पूरी बायोलॉजी बदल दी। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है, लेकिन यहाँ एक नई बायोलॉजिकल लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन डाइट मिलने के बाद भी? यस। हाँ, दिमाग बढ़ तो रहा था, पर एक पॉइंट के बाद सिर्फ मैरो और कच्चा खाना चबाकर जरूरतमंद एनर्जी निकालना मुश्किल हो गया था। अच्छा, क्योंकि कच्चा खाना पचने में टाइम लगता है? एग्जैक्टली। कच्चे मीट और सख्त जड़ों को चबाना और पचाना बॉडी के लिए बहुत मेहनत का काम है। उस समय के होमिनिड्स को अपने दिन के 8 से 10 घंटे सिर्फ खाना चबाने में बिताने पड़ते थे। 8 से 10 घंटे सिर्फ चबाने में? हाँ, उनकी आंतों को यानी गट्स को डाइजेशन में मैसिव एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी। जो एनर्जी दिमाग के विकास में जा सकती थी वो पेट में जा रही थी। तो एक तरह से एवोल्यूशन एक क्रॉसरोड्स पर आ गया था। हाँ। अगर एक बड़ा दिमाग मेंटेन करना है तो डाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंट बनाना ही होगा। सही कहा। और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की एंट्री और उनकी एक ऐसी खोज